दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी इश्क एक दरिया। दूर तक फैला पानी और उसमें हौले हौले डुबकी लगाता नारंगी सूरज, जैसे आसमां के माथे का सिंदूरी टीका पानी में सरक रहा हो। थोड़ी देर बाद ये पानी सिंदूरी होगा और फिर शाम का सुरमई आंचल उसे छुपा लेगा, जैसे आंखें प्रेम को पलकों से छुपाती हैं। आज की शाम जरा उजली थी। चंडीगढ़ की सुखना लेक में सूरज देर तलक घुल रहा था। झील की सतह पर लाल पीली बोट में कई सैलानी घूम रहे थे। उन्हीं के बीच एक पीली नाव में सौमिक के साथ बैठी धानी गहरी आंखों से दूर कुछ देख रही थी। गुजरती हवा उसके बालों से खेलती तो गर्दन का तिल मुस्कुराने लगता। उसकी तांबई गर्दन पर टिपके से तिल को बड़ी देर से यूं ही देख रहा था सौमिक। धानी, उसने धीरे से पुकारा। वो खोई रही। सौमिक ने झुककर उंगलियों में बूंदें भरी और उसके चेहरे पर बिखेर दी। क्या सौमिक? वो पानी झाड़ते हुए बोली। वो सिंदूरी धूप यहां मांग पे धरने वाली थी कि मैंने क्या? पूछते हुए सौमिक ने एक बूंद उसकी मांग पर रखकर माथे को चूम लिया। धानी ने पलकें मूंद ली। ये प्रेम का कोरापन सबसे ज्यादा यही महसूस होता है, माथे पर। कोई वहां प्यार धरे तो जैसे आत्मा छू ली हो। पहली दफा जब सौमिक ने उसको ऐसे छुआ था तो एक हलचल मची थी उसके अंदर, जैसे धरती की परतों के नीचे कुछ अदला बदली हुई हो। 6 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे। कॉलेज में धानी सौमिक से 1 साल जूनियर थी और यहाँ कंपनी में भी। कॉलेज की जान पहचान यहाँ आकर दोस्ती में तब्दील हो गई थी। घर और जिंदगी की बातें होने लगी। इसी दौरान एक रोज सौमिक ने पूछा था, और शादी कब कर रही हो? पता नहीं सौमिक, कभी करूंगी भी या नहीं। जिससे प्यार किया, जिससे शादी करनी थी, वो तो छोड़ के चला गया, अंगूठी लौटा के। मेरी उंगली पे वो निशान अभी मिटा नहीं है। कहते हुए गुबार अटक गया था उसके गले में एक। सौमिक ने उसको सीने से लगा लिया, थपकाता रहा। उस रोज से धानी का ख्याल रखना जैसे सौमिक की जिम्मेदारी, उसका अधिकार हो गया हो। यह अधिकार कब प्यार बन गया, दोनों नहीं जान पाए। रात झील में उतर चुकी थी। जगह जगह लाइट्स जल गई थीं। सौमिक की उंगलियां थामे धानी बाहर टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी सौमिक की कमीज की जेब में रखा मोबाइल बजा। उसने देखा दिव्या नाम फ्लैश हो रहा था। कर लो ना रिसीव, धानी ने कहा तो उसने हिचकते हुए कॉल रिसीव की। हाँ दिव्या, बोलो, कहकर वो बातें करने लगा और धानी उसको देखती रही, दूर आसमां के चांद की तरह। उसके इर्द गिर्द जब भी दिव्या आती तो सौमिक उसको दूर नजर आता। 7 फेरों का घेरा, मंगलसूत्र का बंधन नहीं था ना उसके पास। वो दिव्या की तरह उसकी पत्नी नहीं थी। आई एम सॉरी, बात जरा लंबी हो गई। फोन रखकर सौमिक ने कहा तो वो रुक गई। बोली, सॉरी मत बोलो। जानते हो हमारे रिश्ते में सबसे खूबसूरत क्या है? मुझे न तुमको पाने की ख्वाहिश है, न खोने का डर। चलो कल मिलते हैं, बाय। गहरी सांस भरकर उसने कहा और चल दी, अपने हिस्से के सौमिक को समेटकर अपने घर। प्यार कोई नादान बच्चा होता होगा जो अक्कड़ बक्कड़ खेलते हुए किसी एक पर उंगली रखकर उसके कानों में कोई नाम फूंक जाता होगा। धानी के कानों में सौमिक का नाम बोल गया था वो। घर पहुंचते हुए रात हो गई। रीच्ड होम, धानी ने मैसेज भेजा और उधर से सौमिक ने कोई लिंक भेज दिया। वो अक्सर कोई गजल भेजता और धानी उसको अपनी प्लेलिस्ट में जोड़ लेती। धानी ने वो लिंक खोला। गजल थी, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जान फिर जाने जान फिर जाने जाना हो गए। उसने मोबाइल स्पीकर पर लगाकर फ्रिज पर रखा और बिखरी रसोई समेटने लगी। अभी 2 ही शेर सुने थे कि मैसेज टोन बजने लगी। दिव्या के मैसेज थे। कॉल कर सकती हूँ? धानी ने खुद फोन मिला लिया। दिव्या से उसको सौमिक ने ही मिलवाया था, एक ऑफिस पार्टी में। उस वक्त उनके बीच कुछ नहीं था। दोस्त की पत्नी के तौर पर हंसमुख दिव्या अच्छी लगी थी उसको। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। वो अक्सर मिलती, घूमने जाती, कभी कभी धानी उसके पास रुक भी जाती। लेकिन जब से वो सौमिक के करीब आई, वो दिव्या से दूर होती चली गई। हेलो दिव्या, कैसी हो आप? कॉल रिसीव होते ही उसने पूछा। जरा सी खूबसूरत और बहुत ज्यादा मस्तीखोर। उधर से खनकती हंसी के साथ जवाब आया तो धानी मुस्कुरा दी। दिव्या फिर बोली,
अच्छा सुनो, सौमिक को अभी मुंबई के लिए निकलना है, कुछ ऑफिशियल है, तुम आ जाओ ना यहाँ। इतनी रात को? धानी ने कहा। दिव्या जरा देर चुप हो गई, कुछ सोचते हुए संजीदगी से बोली, धानी, डिड आई हर्ट यू अनोइंगली? तुम अब आती नहीं? कुछ हुआ है क्या? हाँ, प्यार हुआ है तुम्हारे सौमिक से, धानी ने मन की किसी कोठरी में खुद से कह दिया, जैसे किसी निर्जन टापू पर अकेला रह गया इंसान खुद से बातें करता हो। दिव्या मनोहार करती रही और धानी टाल नहीं पाई। रात के 11 बजे थे। लॉबी में टहलते हुए दिव्या फोन पर बात कर रही थी और धानी भीतर बेडरूम में थी। बादामी दीवार पर लगी दिव्या और सौमिक की तस्वीर निहार रही थी। रह रहकर निगाह दिव्या के कंधों पर रखे सौमिक के हाथों पर जाती। ये ऊटी गए थे तब की फोटो है। तभी दिव्या ने भीतर आते हुए कहा। कब गए थे ऊटी? जाने क्यों धानी ने पूछा। 2 साल पहले, कहते हुए दिव्या सौमिक की मसरूफियत और उसकी माफियों के किस्से बताने लगी। वो उसे सुनते हुए पलंग के दाईं ओर बैठ गई, चादर पर उंगलियां फिराती रही। इधर ही सोता था सौमिक। तुम अभी पिलो नहीं लगाती ना, मैं ले लेती हूँ इसको, कहते हुए दिव्या ने तकिया अपनी ओर सरकाकर उसे ठोड़ी के नीचे दबा लिया। धानी को लगा जैसे वो तकिया सौमिक हो, उसका उभरा माथा, उसकी कंचे सी आंखें। दिल हुआ कि मांग ले उसको दिव्या से, भींच ले सीने में, रात भर तकिया को थामे उसकी ओर पीठ फेर कर सोती रहे। धानी ने कस के आंखें मींच ली। आंखों में कोई अंगारा महसूस हुआ। ये जलन, ये तकलीफ पहले तो कभी महसूस नहीं हुई। अब ये क्या हो रहा था उसे? दिव्या का मुस्कुराता चेहरा उसे चिढ़ा क्यों रहा था? जागती रातों में मन दुआओं को पंख देकर उड़ाता रहता है। कौन जाने कोई ऊपर पहुंचती होगी या बादल से टकराकर नीचे गिर जाती हो। बिस्तर के कोने में बाईं करवट से लेटी धानी ऐसी ही दुआएं उड़ा रही थी। दुआ के उसका मन इच्छा ना पाले कि वो बिना शर्त सौमिक को प्यार करती रहे हमेशा। तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? इस दफा उसने करवट बदली तो दिव्या ने पूछा। और आपको? जवाब के बजाय सवाल किया उसने। सौमिक के बगैर रहने की आदत नहीं है ना, इसलिए। मैं तो नींद में भी उसके बालों को सहलाती रहती हूँ, उसकी हथेली यहाँ गालों के बीच दबा के सोती हूँ। दिव्या कहती जा रही थी और धानी सारा ध्यान खींचकर खिड़की के पार स्ट्रीट लाइट पर लगाने की कोशिश कर रही थी। एक टक देखने लगी कि ये रोशनी आंखों में चुभ जाए, पलकें भारी होकर मुंदें और नींद आ जाए। जब आंखों में नींद नहीं आती तो तमाम बातें आती हैं। उसके मन में भी एंगेजमेंट टूटने से सौमिक से जुड़ने तक सारी बातें चींटियों की कतार सी चलती रहीं। वो रात किसी लंबी उम्र की तरह काटी उसने। सुबह ऑफिस में भी वो नींदी सी रही। पलकें भारी होने लगीं तो उसने डेस्क के काउंटर पर सर टिका दिया, आंखें मूंद ली कि तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। सौमिक का मैसेज था। मिस यू धानी। उसने फौरन टाइप करके भेजा। ओनली मी। क्या हुआ, कोई बात हुई क्या दिव्या से? काफी देर बाद सौमिक ने पूछा तो धानी ने कोई जवाब नहीं भेजा, ऑफलाइन हो गई। उधर मुंबई के किसी मीटिंग रूम में बैठा प्रेजेंटेशन क्रॉस चेक करता सौमिक परेशान हो गया। बार बार मैसेज करता रहा। तुम ठीक तो हो ना? कुछ कहा क्या दिव्या ने? बताओ ना प्लीज। मैं सॉरी बोलता हूं उसकी तरफ से। धानी ने फोन साइलेंट कर दिया, लेकिन आराम नहीं आया। ये सुकून शायद उल्टी बुद्धि का होता है। जब जरूरत हो कमबख्त आता ही नहीं। बेचैनी मन के खाली मकान में धमाचौकड़ी मचाती है और इंसान उसको दफा नहीं कर पाता। शाम हो चुकी थी। धानी का पूरा दिन कुछ काम में बीता, कुछ ऊँघते हुए। ऑफिस से निकलने के लिए वो अभी सिस्टम बंद कर ही रही थी कि दिव्या का कॉल आ गया। सुनो धानी, मैं ऑफिस से तुमको पिकअप कर लूंगी, हम घूमने चलेंगे कहीं, और रात को 9 बजे एयरपोर्ट से सौमिक को पिकअप करके तुमको घर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? लेकिन वो तो कल आने वाले थे ना? धानी ने मोबाइल कान से हटाकर मैसेज की गिनती देखते हुए पूछा। दिव्या बोली, पता नहीं, बोला कि काम रात तक निपटा के आ जाएगा। तुम चलोगी ना एयरपोर्ट? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। उसने फौरन हाँ कह दी। मन लालची होने लगा था। दिन भर की नाराजगी जैसे उसके आने की खबर से दूर हो गई। स्याह रात और एयरपोर्ट की चमकती रोशनी, और उसमें से आता सौमिक। कैसे अपलक वो तकती रही उसको, और सौमिक सोचता रहा कि कैसे मिले।
धानी के कानों में मिस यू बोले या दिव्या के कंधों पर झुककर पूछे कैसी हो तुम, नाइस टू सी यू हियर। कहते हुए उसने धानी की हथेली थामी और हल्के से झुककर दिव्या को गले से लगा लिया। धानी कपकपा गई, उसकी पसीजी हथेलियां फिसलने लगीं। पहले हथेली छूटी, फिर अंगूठा, और अब उंगलियों के पोर अलग होते कि सौमिक ने उनको थाम लिया, कस लिया। किसी का छूटना मन में बहुत देर तक ठहरा रहता है। 7 रोज बीत गए थे, लेकिन सौमिक की हथेली में धानी के हाथों की फिसलन रह गई थी। वो जानता था कि वो नाराज थी, लेकिन क्यों ये नहीं पता था उसे। शाम का वक्त था। ऑफिस की 5वीं मंजिल पर बने रेस्टरूम में कांच की दीवार के पार धानी खड़ी थी। बुझते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर टिकती, फिर उदास आंखों में गुम हो जाती। इस समय यहाँ इतनी ही रोशनी आती थी और आधे घंटे बाद कहीं दुबक जाती, सोफे के पाए तले या जाने कालीन के नीचे। धानी भी इसी धूप के संग छुप रही थी। तभी दरवाज़ा खोलते हुए सौमिक ने हौले से उसका नाम पुकारा। वो चौंक गई। धानी, तुम ठीक तो हो ना? उसने करीब आकर पूछा तो वो तड़प गई। ये ठीक होना क्या होता है? कुछ भी खराब होने से ठीक पहले की स्थिति? हाँ, वो खराब हो रही थी। उसका मन बीमार हो रहा था। ऐसे क्यों कर रही हो? सौमिक ने फिर पूछा तो उसने एक लंबी सांस खींची। जो गुबार ऊपर उठकर आ रहा था उसे वापस धक्का दे दिया। मैं क्या कर रही हूं सौमिक? ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, जैसे हमें प्यार हुआ था। अपने आप? तुमने या मैंने कोई कोशिश तो नहीं की थी ना? उसने तड़प कर पूछा तो सौमिक ने उसको अपने सीने से भींच लिया। थपकाता रहा, खुद को कोसता रहा। सौमिक, हम यूं ही रहेंगे क्या? हमारे बीच जो कुछ है उसका कोई फ्यूचर है क्या? पूछते हुए धानी उससे अलग होकर सामने खड़ी हो गई। इंतजार करने लगी उसके जवाब का। क्या जवाब देता वो? सोचता रहा कि हाँ कहकर उम्र भर का कोई वादा बांध ले या मना करके तोड़ दे धानी को, या समझा दे उसे कि प्यार का भूत या भविष्य नहीं होता, वो तो बस वर्तमान है। आज हम जितना प्यार करते हैं जिंदगी में बस ये जरूरी है। सौमिक ने अपनी हथेलियां धानी के कंधों पर टिका दी और उसकी आंखों में एक टक देखते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम फ्यूचर। मैं बस ये जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, फिक्र करता हूं। अच्छा लगता है तुम्हारे संग रहना। ये कहते हुए उसने धानी के गालों को थपथपा दिया। प्यार का होना और उसे जताना दोनों बहुत जरूरी हैं। जिन रिश्तों में गुनगुनी छुअन न हो, कानों में सरगोशी न हो, नजरों के बंधन न हो, वो बहुत जल्दी छूट जाते हैं। आज रात सौमिक घर नहीं गया। दिव्या को ऑफिस पार्टी का मैसेज करके चला आया धानी के मकान में। स्याह आसमान रूठी प्रेमिका के काजल सा फैला था। चांद एकदम बारीक जैसे टूटी चूड़ी का टुकड़ा, और ठंडी हवा सर्द सांस सी घुमड़ रही थी। बड़ी खिड़की की चौखट पर टिका सौमिक और उसके आगे खड़ी धानी दोनों चांद को निहार रहे थे। हवा से खिड़की का पर्दा हिलता और साथ में धानी के बालों की लट कपकपा जाती। इस दफा सौमिक ने वो लट कानों के पीछे अटका दी। सौमिक, दुआएं कबूल होती हैं क्या? धानी ने पूछा। बेहद करीब से सौमिक ने दिया जवाब। हाँ, होती हैं। जवाब उसके कानों पर बैठ गया। उंगलियां फिसलते हुए गर्दन के तिल पर ठहर गईं। उसने आंखें मूंद ली। कपकपाती सांसों से बंधन छुड़ाकर एक ख्वाहिश आसमान में उड़ गई, इस लम्हे के ठहर जाने की ख्वाहिश। उस रोज सौमिक गया नहीं, जरा जरा रह गया। खिड़की का पर्दा उसने उमेट कर पल्ले के ऊपर टिका दिया था। वो हफ्तों वैसा ही रहा। उसका जूठा ग्लास अब भी पलंग के सरहाने रखा था। म्यूजिक सिस्टम में रोजाना वही गजल चलती जो सौमिक ने लगाई थी। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आज भी उसे सुनते हुए धानी ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। आंखों में काजल भरकर अभी माथे पर एक बिंदी लगाती कि सौमिक की कॉल आई। हाय सौमिक। सौमिक नहीं, सौमिकनी। कॉल पे दिव्या थी। मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था तो इसके फ़ोन से कॉल की। कैसी हो धानी? अच्छी हूँ, धानी ने बेमन से जवाब दिया। अच्छा सुनो, परसों सौमिक का बर्थडे है और तुम आ रही हो।
आई एम नॉट इन्वाइटिंग यू, आई एम ऑर्डरिंग यू, ओके। कहते हुए दिव्या 2 पल को चुप हो गई, फिर बोली, हे ये तो सौमिक की फेवरेट है, तुम भी उसकी तरह गजल सुनती हो? एक खामोश हाँ उसके होठों पर बैठ गई। ये प्यार हमें किसी की तरह बना ही देता है। धानी खुद उसकी तरह कड़क चाय पीने लगी थी, सियासी मुद्दों पर जिरह करना उसका शौक हो गया था। सौमिक के बर्थडे वाली शाम आ चुकी थी। दिव्या ने घर के बाहर लॉन में पार्टी का इंतजाम किया था। पेड़ों पर लाइट्स लगी थीं। सफेद कवर से ढकी बड़ी सी मेज पर गिफ्ट्स और बुके रखे थे। मध्यम मध्यम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी चल रहा था। गुलाबी फूलों वाली हल्की सफेद साड़ी पहने मेन गेट पर खड़ी दिव्या मेहमानों का स्वागत कर रही थी। बीच बीच में नजरें घुमाकर खाने के काउंटर का मुआयना करते ऑफ वाइट सूट और लाइट पर्पल शर्ट पहने सौमिक को देख भी लेती। थोड़ी देर बाद वो दिव्या के पास चला आया। अब चुपचाप यहीं रहो मेरे साथ, कहते हुए उसने सौमिक की बाहें थामी तो वो जरा असहज हो गया। सामने से आती धानी दिख गई थी। मरून शिफॉन की साड़ी और वाइट पर्ल ज्वेलरी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, उसने मन में, और दिव्या ने जोर से कहा तो धानी मुस्कुरा दी और अगले पल वही मुस्कान पोंछ दी जैसे नाफ अपने वाला लिपस्टिक का रंग उतारा हो। हैप्पी बर्थडे। धानी ने बुके सौमिक को पकड़ाया और भीतर चली आई, लेकिन मन वहीं छूट गया उन दोनों के बीच। केक काटते वक्त भी वहीं रहा उसका मन। फिर जब दिव्या ने जरा सी क्रीम सौमिक की नाक पर लगाई और उसने एक टुकड़ा दिव्या को खिलाया तो वो खींच कर ले आई मन को, जैसे माँ कान पकड़कर उसको लाती थी और फिर उसके आंसू देखकर बेचैन हो जाती थी। धानी भी वैसे ही तड़पने लगी थी। दिव्या के साथ खड़ा सौमिक उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर में कैमरे के फ्लैश चमकने लगे। सौमिक दिव्या की रोमांटिक पोज में तस्वीरें ली जाने लगी। धानी सोच रही थी कि कहाँ हूं मैं, सौमिक के साथ कौन सा फ्रेम है मेरा? ये सौमिक के बगल वाली जगह दिव्या की है, सिर्फ उसकी। धानी का मन उस लॉन में कोई पीछे का दरवाजा तलाशने लगा जिससे वो चुपके से निकल जाए, किसी को पता न लगे, सौमिक को भी नहीं। जो रिश्ते सीने में जड़ जमाते हैं उनको तोड़ना मौत को जीने जैसा होता है। बर्थडे पार्टी से छोटी छोटी सांसें लेकर लौटी थी धानी। घर पहुंचकर आईने में चेहरा देखा तो बीसियों भीगे काजल की लकीरें खिंची थी। इतना रोना तो कभी नहीं आया था उसको। बिस्तर के पैताने औंधे लेटी वो बार बार आती सौमिक की कॉल काट रही थी। थोड़ी देर बाद मोबाइल ऑफ कर दिया, लेकिन मन उसे कैसे बंद करती, कैसे रोकती कि वो दौड़कर सौमिक के पास जाए ही नहीं। सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने मेडिसिन बॉक्स में से 2 टैबलेट एक साथ निगली और आंखें मूंद कर लेट गई। उस रात जाने उसे नींद आई या फिर मौत। सुबह दरवाजे पर तेज दस्तक से आंख खुली। उसने उठकर बाल समेटते हुए दरवाजा खोला। सौमिक खड़ा था। तुम ठीक तो हो ना? पूछते हुए सौमिक भीतर चला आया। धानी ने जानबूझकर जवाब नहीं दिया, दरवाजा भी नहीं बंद किया। उसे वापस भेजना था सौमिक को। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं। उसने रात से सोची हुई बात कह दी। मन चाहने लगा है, बहुत कुछ मांगने लगा है, तुम दे नहीं पाओगे। क्या नहीं दे पाऊंगा? समझते हुए भी उसने पूछ लिया। एक्चुअली मैं ही मांग नहीं पाऊंगी। दिव्या बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है तुमको, और मुझे पता है कि तुम भी। कहते हुए उसने सौमिक के बाल छू लिए, गालों पर अपनी हथेली रख दी। आई नो बहुत मुश्किल होगा तुमसे ज्यादा मेरे लिए, लेकिन फिर भी मुझको जाना चाहिए। यहां रही तो कुछ न कुछ टूट जाएगा। ये सब होने से रोक लो सौमिक। उसका नाम जबान के नीचे दबाकर उसने देह का सारा कंपन बांध लिया। सौमिक चला गया। मन की विदाइयां बहुत मुश्किल होती हैं। जाने वाला हर याद के साथ पग फेरों के लिए आता रहता है। सौमिक भी आता रहा और वो भेजती रही। अगले 2 दिनों में धानी ने कंपनी से रिजाइन कर दिया और दूसरे शहर जाने की तैयारी कर ली। वो जाने के पहले की शाम थी। धानी दिव्या से मिलने आई थी। ड्राइंग रूम में दिव्या और सौमिक एक सोफे पर बैठे थे और धानी उनके सामने। दिव्या उसके जाने की वजह ढूंढ रही थी। यहां सब ठीक तो चल रहा है, कहते हुए उसने सौमिक के कंधे पर सर टिका दिया। धानी ने नजरें दूर खींच लीं। दिव्या 2 पल चुपचाप उसको देखती रही, फिर नजरें उठाकर सौमिक को देख लिया। यह आखिरी वक्त की टकटकी उसके गले में अटक गई। उसने खिचकिचाहट मिटाते हुए कहा, तुम
पक्का नहीं रुक सकती? जाने दो ना दिव्या उसको, सौमिक ने टोकते हुए कहा। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। आई नो एंड आई विश धानी के तुम्हारी लाइफ बहुत खूबसूरत हो। कहते हुए धानी छत पर लटके फानूस को देखने लगी और सौमिक उसके गले से उतरता कोई दरिया। बहुत काम बचा है, चलती हूँ, कहते हुए धानी उठी और दिव्या को कस कर गले से भींच लिया। चलती हूँ, ख्याल रखना। उससे अलग होते हुए वो सौमिक की तरफ मुड़ी तो उसने झुककर माथा चूम लिया। उस आखिरी बार रूह के छूने को खुद में समेट कर धानी चली जा रही थी। सौमिक उसको देखता रहा, नजरों से ओझल होने तक, एकदम चले जाने तक। बस इतनी सी थी ये कहानी।